और तालिबान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि पंजशीर अभी खड़ा हुआ है। जी हां, तालिबान पर बारूद की बारिश हो रही है। तालिबान को शायद इल्म नहीं था कि उसका हश्र ये होगा। तस्वीरें दिखाएं एमबीएन के साथ। ये तालिबान के ऊपर बम वर्षा हुई है और ऐसी भयानक बम वर्षा, ऐसी गोलियां, ऐसी फायरिंग एमबीएन के साथ अगर मैं सुनाऊं, तालिबान की रूह कांप उठी है। लाशों का ढेर और अंबार लग गया है तालिबान पर। आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले कि आखिर किन इलाकों में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। तालिबान को लग रहा था कि वो आसानी से राज्य दर राज्य जीत लेंगे, लेकिन देखिए जरा, पंजशीर तो जिंदा है, लेकिन पंजशीर के अलावा और भी राज्य है। ये देखिए, पंजशीर से सटा हुआ है परवान। पंजशीर यहां है। दूसरा हम ग्राफिक्स दिखाएंगे पंजशीर का। ये है पंजशीर। और तीसरा राज्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो है बदकशां। ये जो तीन राज्य देख रहे हैं आप, बीती रात यहां भीषण लड़ाई हुई है, बड़ी जंग हुई है, जिसमें तालिबान के 100 से ज्यादा आतंकी मार गिराए हैं मसूद के लड़ाकों ने। जरा रिपोर्ट देखिए। तालिबान पर बारूद की बारिश। मसूद के लड़ाकों ने बिछा दी लाशें। PM-40 रॉकेट लॉन्चर बना तालिबान का कार। पंजशीर में 57 तालिबानी थे। रात के अंधेरे में आग उगल रहा यह है PM-40 रॉकेट लॉन्चर। मसूद के लड़ाकों ने तालिबान पर एक के बाद एक इतने गोले बरसाए कि पलक झपकते ही तालिबान की लाशों का ढेर लग गया। दे। यह है पंजशीर के उत्तरी हिस्से में मौजूद ख्वाक पास। इसे पंजशीर का दरवाजा भी कहते हैं। तालिबानी आतंकी देर शाम से ही इस उत्तरी अफगानिस्तान के ख्वाक पास में इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। मसूद के लड़ाके वहां पहले से पहरा दे रहे थे और देर शाम ही ये ऐलान कर चुके थे कि तालिबानियों ने घुसने की कोशिश की तो बड़ी जंग होगी। लेकिन रात होते होते तालिबानियों ने हमला कर दिया तो जवाब में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही, लेकिन बाद में PM-40 ने जब शोले बरसाने शुरू किए तो तालिबान का हलक सूख गया। पंजशीर में कई घंटों तक जंग चली। मसूद के लड़ाकों ने 57 तालिबानी ढेर कर दिए। तालिबान लाशें छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब तक तालिबान ने पंजशीर को घेरने की कोशिश तो की है, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया है। पंजशीर से ही लगा अलग राज्य है बदकशां, जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया था। पंजशीर के लड़ाके बदकशां के अंदर घुस गए। यहां तालिबान और मसूद के जाबाजों के बीच भीषण लड़ाई हुई। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हुई, जिसमें तालिबानियों को पीछे ढकेलने में तो कामयाबी मिली, लेकिन मसूद के भी कई जवान मारे गए। बदकशां में तालिबानियों से 4 जिले आजाद कराए गए। यहां भी तालिबान को बड़ा नुकसान हुआ। 40 से ज्यादा तालिबानी मार गिराए गए। बड़ी बात यह है कि जहां तालिबान को मुंह की खानी पड़ रही है, तालिबान अपने साथियों की लाश तक उठाने नहीं पहुंचते। पंजशीर से ही सटा है परवान। यहां भी तालिबानी और नॉर्दर्न अलायंस सामने सामने थे,
परवान के चरीकार को भी तालिबान से आजाद करा लिया गया। अफगानिस्तान में एक उम्मीद की रोशनी बाकी है और वो है अहमद मसूद, पंजशीर और उनके लड़ाके। तो अब तक मोटा मोटी 450 तालिबानी आतंकी मार गिराए गए हैं, लेकिन इस बार BM-40 का इस्तेमाल किया मसूद के लड़ाकों ने। आपको दिखाते हैं, ये है BM-40, ये जो आप देख रहे हैं, ये रॉकेट लॉन्चर, यहां से रॉकेट लॉन्च होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है BM-40 जो इस वक्त तालिबान का काल बनकर टूट रही। जरा दिखाऊं चलती कैसे है, तो आपने तस्वीर देख ली, जरा देखिए तस्वीरें दिखाऊं, ये आवाज के साथ अगर मैं सुनाऊं। एक एक गोला जब तालिबानी आतंकियों पर जाकर गिरा तो आग में जल भुनकर खाक हो गए, और वहीं अकेले पंजशीर में 57 तालिबानी आतंकी ढेर कर दिए गए। इस BM-40 की खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इस वक्त पंजशीर में मौजूद है। देखिए जरा क्या है ये BM-40। तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों के बीच जंग का आगाज हो चुका है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोला बारूद दागा जा रहा है, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों के आगे तालिबानी आतंकी पस्त होते जा रहे हैं। इस बीर पंजशीर के लड़ाकों ने अपने सबसे घातक खतरनाक हथियार को जंग में उतार दिया। क्या है पंजशीर का ये बारूदी हथियार, देखिए जरा। इसकी खासियत है BM-40 की कि ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऊपर आपको जो नजर आ रहे हैं, बहुत से बैरल नजर आ रहे हैं। ये मल्टी बैरल एक साथ रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 40 बैरल होते हैं, एक दो नहीं, 40 बैरल, और जिनसे 40 राउंड फायर किए जा सकते हैं। 40 राउंड फायर एक बार में, और 40 राउंड फायर करने के लिए यह 20 सेकंड लेता है। यानी सिर्फ 20 सेकंड में 40 राउंड, यानी 20 सेकंड में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 240 राउंड फायर करने में सक्षम है। और इसकी खासियत है कि इस वजह से इसे गॉड ऑफ बैटल फील्ड कहते हैं, यानी युद्ध के मैदान का भगवान, युद्ध के मैदान का खुदा कहते हैं इस BM-40 को, जिसने तालिबान को नाके चने चबवा दिया। ख्वाब में भी, अब सपने में भी BM-40 से तालिबान डर रहा है, यह हकीकत है। लेकिन इस दरमियान मैं आपको बताऊं कि मसूद के लड़ाके भी मारे गए हैं, अकेले तालिबान ही नहीं पिटा है। मसूद के कई लड़ाकों की जान गई है इस लड़ाई में। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक लड़ाका जिसकी मौत हुई है, एक ये नॉर्दर्न अलायंस का लड़ाका, एक ये है जो तालिबान के साथ लड़ाई में जिनकी जान गई है, और एक और है, ये है फरशीद जो कि ख्वाक पास जो मैंने आपको बताया, जो पंजशीर में वहां ये लड़ रहा था और इसकी मौत हो गई है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल सीधे सीधे अहमद मसूद को झुकाने की कोशिश थी कि तालिबान चाहता था कि अहमद मसूद समझौते के जरिए मान जाएं, लेकिन अहमद मसूद ने साफ कर दिया कि वो नहीं झुकेंगे। उनकी जो शर्तें थी तालिबान ने वो मानने से इनकार कर दिया। आपको बताने जा रहे हैं अहमद मसूद चाहते क्या है। तालिबान के खिलाफ अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की जोड़ी ने अपना किला यानी पंजशेर को अभेद्य बना रखा है, अब तक कोई घुस नहीं पाया। तालिबान की तमाम कोशिशों के बावजूद भी पंजशीर के शेरों ने झुकने से इनकार कर दिया। मतलब साफ है कि अब घमासान और ज्यादा बढ़ेगा। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ पंजशीर। पंजशीर के लड़ाकों ने तालिबानियों को पानी पिला दिया है। दोनों तरफ से लड़ाई जारी है और जानकारी के मुताबिक पंजशीर और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 400 से ज्यादा तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। इस दौरान यह बात भी सामने आई कि तालिबान ने पंजशीर के आगे घुटने टेक दिए और उसने अहमद मसूद को सत्ता में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। जी हां, अहमद मसूद से कहा है आइए आप सत्ता में शामिल होइए, लेकिन अहमद मसूद ने इसे ठुकरा दिया है। अहमद मसूद ने कहा है कि तालिबान को सिर्फ एक शर्त पर स्वीकार किया जा सकता है, जब वो सभी जातीय समूह के साथ मिलकर सरकार बनाए। यानी अहमद मसूद का कहना है कि सबको मिलाकर सरकार बनाइए, बंदूक की नोक पर आप शासन नहीं कर सकते। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कई छोटे छोटे समुदायों को मिलाकर बना है, यह कहना है अहमद मसूद का। यह एक राष्ट्र के बजाय एक कई संस्कृतियों वाला देश है। इस वजह से उन्हें देश पर शासन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर उनकी हालत ऐसी ही रही तो हम उनका विरोध करेंगे, यह कहना है अहमद मसूद का। और इतना ही नहीं, अहमद मसूद एक तरफ यह कह रहे हैं कि तालिबान से कोई समझौता नहीं होगा, दूसरी तरफ वहां मौजूद अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया है। क्या लिखा है सालेह ने, आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। उन्होंने तालिबान की हकीकत बयां की है।
उन्होंने लिखा है तालिबान ने पंजशीर की दवा सप्लाई रोक दी है, यानी पंजशीर में इस वक्त दवा नहीं पहुंच पा रही है। तालिबान के पास अब ये घिनौनी हरकतें ही बची हैं। यहां के लोगों के साथ तालिबान मारपीट कर रहा है, यानी जो लड़ाके नहीं है उनके साथ भी मारपीट कर रहा है। बुजुर्गों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है तालिबान। यह है तालिबान की हकीकत। फोन के बाद अब बिजली सप्लाई काट दी, यानी इंटरनेट, फोन और अब बिजली सप्लाई भी तालिबान ने काट दी है पंजशीर की। तो बेशक तालिबान ये हरकतें क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजशीर में सुलह की तैयारी और कोशिशें भी हो रही। पहले तालिबान कर चुका है, अब इससे पहले हामिद करजई, जिनको आप जानते हैं, जो अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे, हामिद करजई अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ऐसी कोशिशें कर रहे थे। तालिबान और पंजशीर के बीच जंग जारी है। यह साफ हो गया है कि दोनों पक्षों के बीच अब समझौते की गुंजाइश बेहद कम है। हालांकि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हाल ही में हामिद करजई ने तालिबान के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। हामिद करजई तालिबानी नेता खलील हक्कानी और अनस हक्कानी से मिले थे। हालांकि 20 साल पहले जब तालिबान की अफगानिस्तान में हार हुई थी, तब हामिद करजई ही वहां के राष्ट्रपति बने। हामिद करजई ने इसके बाद पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के नेताओं से भी मुलाकात की थी। तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों में उनकी सरकार का हिस्सा रह चुके अब्दुल्ला भी नजर आए, जो अब नॉर्दर्न अलायंस का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि हामिद करजई बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने चिंता जताई है। हामिद करजई का कहना है कि दुर्भाग्य से पिछले दिनों तमाम कोशिशों के बावजूद, यानी हामिद करजई ने जो कोशिशें की हैं उस पर उन्होंने कहा कि बहुत से कोशिशें की, उसके बावजूद पंजशीर में सैन्य अभियान और जंग शुरू हो गई। ये गहरी चिंता का विषय है। मैं इसके नतीजों को देश और अफगानियों के हित में नहीं मानता। मैं दोनों पक्षों से अपील करता हूं, युद्ध केवल एक समाधान नहीं है, बल्कि एक घायल और पीड़ित अफगानिस्तान है, और इसलिए हामिद करजई ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन सवाल यही है कि आखिर नॉर्दर्न अलायंस झुकने को तैयार नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस न 25 साल पहले झुका था और न आज झुकने को तैयार है। 25 साल से तालिबान को टक्कर दे रहा है ये नॉर्दर्न अलायंस। आपको बताएं, पहले पिता शाह मसूद और अब अहमद मसूद दोनों तालिबान से लोहा ले रहे थे। पिता 2001 में और बेटा आज 2021 में लोहा ले रहा है। आइए आपको बताने जा रहा हूं कि जो अहमद शाह मसूद के लड़ाके थे 2001 में, जो तालिबान से लड़ रहे थे, आज अहमद मसूद के लड़ाके कौन है ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, नॉर्दर्न अलायंस जिससे तालिबान पनाह मांगता है, पहले भी तालिबान नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों से जीत नहीं पाया था, और तालिबान 2.0 में भी इसकी हसरत अधूरी है। आपको हम बताने जा रहे हैं 2001 में कौन इस अलायंस में थे और आज कौन इस अलायंस में शामिल है। पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद ने इसकी नींव रखी थी और आज उनके बेटे पूरे अफगानिस्तान की उम्मीद बने हुए हैं। तालिबान को टक्कर देने का हौसला अहमद मसूद ने अपने पिता से सीखा है। सिर्फ अहमद मसूद ही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस के हर लड़ाके के हीरो अहमद शाह मसूद रहे। अशरफ गनी सरकार में मैं आपको बताऊं, उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह इस अलायंस के दूसरे बड़े नेता हैं। चेंज करेंगे इस ग्राफिक्स को, जो आज भी पंजशीर से तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं बीच में, ये है अशरफ गनी के अफगानिस्तान से भाग जाने के बाद उन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और ये पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद के साथ भी काम कर चुके हैं। और आज आपको बताएं, उनके बेटे के साथ भी तालिबान को टक्कर दे रहे हैं। अहमद नूर ताजिक समुदाय से आते हैं और बल्ख प्रांत के गवर्नर रहे। तालिबान के खिलाफ मुजाहिदीन की तरफ से लड़ाके भी रहे। एक बार फिर मोहम्मद नूर तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद अगला नाम आता है, देखिए जरा, ये है अब्दुल रशीद दोस्तम उज्बेक। ये पिता के साथ भी थे और पुत्र के साथ भी हैं, यानी 2001 में भी लड़ रहे थे और 2021 में भी लड़ रहे हैं। दोस्तम अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके। अब्दुल रशीद दोस्तम को मजार शरीफ का बूढ़ा शेर भी कहा जाता है। दोस्तम भी तालिबान 1.0 में विरोध में खड़े थे और आज भी चुनौती दे रहे हैं। अगला नाम देखिए जरा कौन है। एक और नाम है करीम खलीली। करीम खलीली को आप देख रहे हैं, 2001 में पिता
अहमद शाह मसूद के साथ थे, 2021 में अहमद मसूद के साथ हैं, जो हजारा समुदाय से आते हैं, गोरिल्ला युद्ध में माहिर हैं, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को हर चुनौती के लिए तैयार है। इस लिस्ट में अगला नाम है बुरहानुद्दीन रब्बानी का। बुरहानुद्दीन रब्बानी के बारे में आपको बताऊं, जो तब अहमद शाह मसूद के साथ थे, अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, जिनका तख्ता पलटकर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तो आज मोहम्मद यूनुस कानूनी ताजिक हैं और अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभाले हैं और अफगानिस्तान के एक और बड़े नेता अब्दुल्ला के साथ, अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर सोवियत रूस के साथ तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ चुके थे। जबकि आपको बताएं, अब्दुल गनी अलीपुर, जो आज तालिबान के खिलाफ मुखर हैं, उनका पूर्वी अफगानिस्तान में दबदबा है, यह भी तालिबान की नींद खराब कर चुके हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पिता और पुत्र, ना पिता झुके थे तालिबान के आगे, ना बेटा झुक रहा है तालिबान के आगे। पिता के विचार क्या थे और आज पुत्र के विचार क्या हैं, देखिए जरा। आपको बताते हैं, नॉर्दर्न अलायंस के पास वो हौसला कहां से आता है जिससे वो तालिबान से लेकर महाशक्तियों को भी टक्कर दे पाते हैं। इसको समझने के लिए हमें पंजशीर के हीरो अहमद शाह मसूद और उनके बेटे अहमद मसूद के बयानों को समझना होगा। एक इंटरव्यू में पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद ने कहा था, तालिबान ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया था, तब तालिबान ने अहमद शाह मसूद को कहा था वो प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन उन्हें कबूल नहीं था। वैसे ही आज अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद तालिबान को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तब पिता ने कहा था, तालिबान को सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि वो तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उस इंटरव्यू में अहमद शाह मसूद ने कहा था कि तालिबान पूरी शक्ति अपने पास रखना चाहता है, मतलब राष्ट्रपति पद वो अपने पास रखेंगे, लेकिन ये अहमद शाह मसूद को मंजूर नहीं था। उसी तरह आज उनके बेटे अहमद मसूद ने तालिबान की सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और लगातार तालिबान आतंकियों को पंजशीर में मौत के घाट उतार रहे हैं। अहमद शाह मसूद का साफ साफ मानना था कि तालिबान और उनकी विचारधारा अलग अलग है। इधर उनके बेटे ने तालिबान से समावेशी सरकार बनाने की अपील की, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधि हो। अहमद शाह मसूद ने कहा था कि समाज और राज्य को लेकर तालिबान की सोच अलग है और उनके बेटे का मानना है कि तालिबान उतना मजबूत नहीं है जितना कि कई लोग मानते हैं। अहमद शाह मसूद ने तालिबान की शर्त के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। वहीं उनके बेटे का कहना है कि तालिबान का विरोध करते रहेंगे, यह उन्होंने अपने पिता से सीखा है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉर्दर्न अलायंस को 2001 में कौन नॉर्दर्न अलायंस के साथ था और आज कौन खड़ा है। उस दौरान नॉर्दर्न अलायंस बहुत मजबूत हुआ करता था, दुनिया के कई मुल्क उसके साथ खड़े थे। बताते हैं आज नॉर्दर्न अलायंस को किन किन देशों का समर्थन मिल रहा है, 2001 में कौन कौन देश इनके साथ थे। आज मसूद के लड़ाकों को उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है जितना इनके पिता को हासिल था। आपको बताएं, आज तजाकिस्तान है जो नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के साथ खड़ा है, जबकि कुछ देशों का नैतिक समर्थन हासिल है, लेकिन खुलकर कोई भी देश उनकी मदद नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ 2001 में पंजशीर के शेर अहमद मसूद के लड़ाकों को रूस, भारत, ईरान के साथ अपने कई पड़ोसी देशों का समर्थन हासिल था। तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन कर रहे थे और इसी वजह से इन लड़ाकों ने तालिबान के सपने को चूर चूर कर दिया था। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच ये लड़ाई बहुत पुरानी है। क्यों इस लड़ाई के पीछे वजह क्या है, ये आपको बताएं। आखिर नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान की दुश्मनी की वजह क्या है और क्यों नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान की सत्ता कबूल नहीं कर पाते। असल में पंजशीर में ताजिक समुदाय के लोगों की एक बड़ी आबादी रहती है। अफगानिस्तान की आबादी में ताजिक का हिस्सा करीब 25 से 30% है, जबकि पश्तून आबादी करीब 42%। और माना यह जाता है कि इसी वजह से दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बने। वैसे पंजशीर में ताजिक के साथ हजारा समुदाय के साथ ही दूसरे समुदाय के लोग भी रहते हैं, लेकिन यहां के लोगों में जो सबसे कॉमन बात है वो ये कि इनमें लड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा है। बाहरी ताकतों के खिलाफ ये हमेशा एकजुट रहते हैं और नॉर्दर्न अलायंस ने 1996 से 2001 के बीच तालिबान को कई इलाकों पर धूल चटाई है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर आज तक नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को स्वीकार क्यों नहीं किया। यह बहुत बड़ी वजह है। आखिर क्या है वजह कि अब तक ना अहमद शाह मसूद ना अहमद मसूद तालिबान को स्वीकार रहे। ग्राफिक्स दिखाऊंगा जरा मैं जल्दी से, देखिए। वजह यह है कि अहमद शाह मसूद
उनका कहना था उनका सीधा भरोसा लोकतंत्र पर है, तालिबान शरिया पर भरोसा करता है। दूसरी वजह मैं आपको दिखाता हूं। अहमद मसूद महिला अधिकारों का समर्थन करते हैं और तालिबान महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के हक के खिलाफ है। तीसरी वजह कानून राज पर भरोसा है और तालिबान को अपराध पर, यानी गोली पर भरोसा है, बंदूक की नोक पर शासन करने पर। अहमद शाह मसूद शांति सुरक्षा में विश्वास और तालिबान को असुरक्षा और हिंसा का माहौल, ये तालिबान के कहने हैं। सभी को समान अधिकार नॉर्दर्न अलायंस चाहता है, लेकिन तालिबान पश्तूनों को ज्यादा अधिकार और इन्हीं का अख्तियार और हक भी चाहता है सरकार में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर कैसे चलेगी अब यह कैबिनेट, क्योंकि बेशक पंजशीर और कुछ जगहों पर कब्जा ना कर पाए, लेकिन ईरान मॉडल पर तालिबानी सरकार बनाने की तैयारी हो रही है। कैसे ईरान मॉडल पर यह सरकार बनाने की तैयारी हो रही है? ईरान में जिस तरह से सरकार चल रही है वैसे ही तालिबान की सरकार भी चलेगी। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताएंगे कौन किस पद पर होगा। देखिए रिपोर्ट। ईरान की तर्ज पर तालिबान की होगी सरकार। ईरान की खमनेई की तरह अखुंदजादा बन सकते हैं सुप्रीम लीडर। मुल्ला बरादर को मिल सकती है राष्ट्रपति पद की कमान। तालिबान की नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और नई सरकार का मॉडल ईरानी सरकार के आधार पर होगा। ईरान के खमनेई की तरह ही अखुंदजादा अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता बनेंगे, जो अफगानिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स माने जाएंगे। ईरान में अब तक मात्र 2 सुप्रीम लीडर बने हैं। सबसे पहले ईरानी गणतंत्र के संस्थापक अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी थे और दूसरे उनके उत्तराधिकारी अयातुल्ला अली खमनेई बने, जो कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं। खमनेई ने ही शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का तख्ता पलट होने के बाद इस पद को ईरान के राजनीतिक ढांचे में सबसे ऊंचे पायदान पर जगह दी थी। ईरान में दूसरा सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, जिस पर इस समय इब्राहिम रईसी काबिज है। रईसी के पास ईरान में आंतरिक से लेकर विदेशी मामलों तक दखल की ताकत है और इसी तर्ज पर अफगानिस्तान का चेहरा मुल्ला बरादर बन सकते हैं, जो अफगानिस्तान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स होंगे। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे ईरान में सरकार चलती है वैसे ही अफगानिस्तान की कैबिनेट होगी। देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए। अयातुल्ला अली खमनेई, ये है ईरान के सुप्रीम लीडर। मुल्ला अखुंदजादा अफगानिस्तान में से सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। इसी तरह खमनेई को ईरान में सभी राजनीतिक धार्मिक अधिकार हासिल हैं। अफगानिस्तान में अखुंदजादा सभी अधिकार इन्हें मिलेंगे। उसी तरह ईरान में सुप्रीम लीडर सेना, सरकार, न्याय व्यवस्था प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं और अफगानिस्तान में अखुंदजादा तमाम व्यवस्थाओं के प्रमुखों की नियुक्ति पर विचार करेंगे। और ईरान में आंतरिक और विदेशी मामलों का आखिरी अधिकार खमनेई को है। अफगानिस्तान में अधिकार अखुंदजादा को मिलेगा। उसी तरह ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मुल्ला बरादर हो सकते हैं। और ईरान में दूसरे सबसे ताकतवर शख्स राष्ट्रपति होता है, तो अफगानिस्तान में दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बनेंगे मुल्ला बरादर। ईरान में राष्ट्रपति का दखल आंतरिक से लेकर विदेशी मामलों में होता है। अफगानिस्तान में बरादर विदेशी मामलों तक में दखल दे सकेंगे। तो इस तरह से होगी ये कैबिनेट। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, सरकार तो बन गई, सरकार को सलामी दे रही थी एक परेड, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। जरा देखिए, ये है परेड। इसको जरा फुल स्क्रीन दिखाऊं और एम्बियंस के साथ अगर मैं सुनवाऊं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, आतंकियों के पास क्या होता है, जो चीजें आतंकियों के पास होती हैं वो सब यहां सजी हुई हैं, यानी अलग अलग तरह के बॉम्ब, जिसमें आतंकियों के जैकेट भी शामिल हैं, जिसमें अलग अलग बॉम्ब भी शामिल हैं। वो सारी चीजें इसमें इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लेकिन सरकार तो बन गई, लेकिन पैसा कहां से आएगा? कंगाल तालिबान आखिर कैसे पैसा जुटाएगा? यह आपको बताते हैं। तालिबान नई सरकार का गठन तो करने जा रहा है, लेकिन तालिबान आपको बताएं पूरी तरह से कंगाल है। और वो आगे क्या कर सकता है ये आपको बताते हैं। दरअसल तालिबान ने जब 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा किया तो वो तमाम देश जो अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देते थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। जबकि आपको बताएं
लंबे समय से अफगानिस्तान में शासन आर्थिक मदद के सहारे से ही चल रहा है। विश्व बैंक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ 60 देशों को अगले 4 साल में $12 बिलियन देने थे, जिस पर ज्यादातर देशों ने रोक लगा दी। वहीं जिस बैठक में आर्थिक मदद को लेकर फैसला किया जाना था, वो अभी तक नहीं हुई है। मतलब साफ है, जो अंतर्राष्ट्रीय मदद अफगानिस्तान को मिलती थी, वो अब तालिबान को नहीं मिलेगी। तालिबान की मुसीबत सिर्फ इतनी नहीं है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $460 मिलियन यानी करीब 3,500 करोड़ की रकम को फ्रीज कर दिया है। IMF के साथ बाइडेन प्रशासन ने भी आर्थिक प्रहार किया है। अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक के विदेशी भंडार के करीब $7 बिलियन जो फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क में जमा है, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उधर यूरोपीय संघ ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति जब तक साफ नहीं होती, अफगानी अधिकारियों को कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने अफगानिस्तान की मदद पूरी तरह से रोक दी है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अगर तालिबान महिलाओं को अधिकार देगा, तभी ब्रिटेन मदद जारी रखेगा। लेकिन इस कंगाल अफगानिस्तान को यानी तालिबान को आखिर मदद कौन करेगा? उनका पुराना भाई, उनका भाई ये है जिनपिंग। यानी चीन की मदद से की उम्मीद है, एकलौती उम्मीद कि आखिर चीन मदद करेगा, यही उम्मीद कर रहा है तालिबान। तालिबान चीन की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में सरकार चलाएगा। लेकिन तालिबान और चीन के बीच ये गठजोड़ क्यों हो रहा है, ये आपको बताते हैं। तालिबान की तरफ से साफ कहा गया कि तालिबान चीन को सबसे अहम भागीदार के रूप में देख रहा है और उसकी फंडिंग का मुख्य जरिया चीन पर ही निर्भर करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, तालिबान के प्रवक्ता ने स्वीकार किया, चीन की मदद से तालिबान अफगानिस्तान के हालात में सुधार करेगा। चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट को तालिबान काफी तवज्जो दे रहा है। लेकिन आपको बताएं कि इन परियोजनाओं के जरिए चीन अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर नजर गड़ाए हुए। अफगानिस्तान में 200 लाख करोड़ की खनिज संपदा है, जिस पर चीन कब्जा चाहता है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा लिथियम का भंडार है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में इतना लिथियम है कि वो पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकता है। सिर्फ लिथियम ही नहीं, नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम समेत दूसरी तमाम खनिज संसाधनों में अफगानिस्तान में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिन पर चीन का कब्जा है। चीन अपना कब्जा चाहता है और इसके साथ ही चीन का एक और फायदा है, जिसकी वजह से ड्रैगन तालिबान के समर्थन में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। दरअसल तालिबान ने चीन को भरोसा दिया कि तालिबान अपनी जमीन चीन के खिलाफ उइगरों को इस्तेमाल नहीं करने देगा। आपको बता दें कि चीन में उइगरों पर अत्याचार किया जाता है, जिसके विरोध में उइगरों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं तालिबानी सत्ता में उइगर अफगानिस्तान की जमीन से चीन के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं, काबुल के कसाई ने हिंदुस्तान को धमकी दी है। कौन है काबुल का कसाई? देखिए जरा, यह है काबुल के कसाई हिकमत यार। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की यह भारत को धमकी है। इसे मूव करेंगे। गुलबुद्दीन हिकमत यार ने भारत को यह धमकी दी है। क्या कहा है उन्होंने? काबुल में हजारों लोगों की हत्या करने का आरोपी है ये, इसीलिए इसे काबुल का कसाई कहते हैं। पूर्व सरकार के नेताओं को शरण ना दे भारत, ये भारत से कहा है। बागियों को शरण दी तो तालिबान जवाब देगा और भारत सकारात्मक रचनात्मक भूमिका निभाए। भारत ने अमेरिका के कब्जे का समर्थन किया था, यह धमकी दे रहे हैं और विदेशी हमलावरों की कठपुतली भारत ना बने। तो हिकमत यार की इतनी हिमाकत कि वो हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। शायद उनको इल्म नहीं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो भारत आंख निकालने की भी ताकत रखता है। देखिए रिपोर्ट। तो छोड़ता भी नहीं। तालिबान छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं। हम अपनी जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हुई है। बंदूक की नोक पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान अब मुगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब उसे ख्वाबों में कश्मीर दिखने लगा है। लेकिन वो ये भूल गया कि ये नया भारत है, ये प्रधानमंत्री मोदी का भारत है। कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं।
जो छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर उसे छेड़ा गया तो वो छोड़ता भी नहीं। दरअसल तालिबान ने कहा है कि कश्मीर में या किसी और देश में मुसलमानों की आवाज उठाने का अधिकार उसके पास है, हम आवाज उठाएंगे। मतलब तालिबान अब मुसलमानों के हक की बात कर रहा है। जिसने अपने ही मुल्क अफगानिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाए, उसे कश्मीर के मुसलमानों की फिक्र सताने लगी है। चीन के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। अमेरिकी हथियारों के बल पर उछलने वाले तालिबानी ये न भूले कि बॉर्डर पर हिंद की गोली आतंकवादियों का इंतजार कर रही है। तो तालिबान ने भी गलतफहमी पाली, लेकिन गलतफहमी बहुत भारी पड़ सकती है। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।